नमस्कार दोस्तों। आपको क्या लगता है, आप अच्छे आदमी हैं? और आपका अपने पड़ोसियों के विषय में क्या राय है? क्या वे भी अच्छे लोग हैं? और आपका पड़ोसी देश, क्या वहाँ भी अच्छे नागरिक रहते हैं? यदि आपने किसी कामचलाऊ ज्योतिषी से अपना हाथ दिखाया होगा, तो उसने आपसे यह ज़रूर कहा होगा कि आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन लोग आपकी उतनी परवाह नहीं करते जितनी उनको करनी चाहिए। आज हम लोग जिस पुस्तक के सारांश को समझने का प्रयास करने वाले हैं, संभव है वह आपकी बहुत सी पुरानी मान्यताओं की जड़ें हिला दे। आज हमारे पास जो पुस्तक है वह है ह्यूमन काइंड, मानव जाति का आशावादी इतिहास, जिसे रुथखेर ब्रेखमान द्वारा लिखा गया है और इसका हिंदी अनुवाद मदन सोनी जी द्वारा किया गया है। आज से हम लोग ह्यूमन काइंड के माध्यम से रुथखेर ब्रेखमान के दृष्टिकोण को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आप थॉमस हॉब्स को जानते हैं? थॉमस हॉब्स एक प्रमुख अंग्रेज दार्शनिक थे, जिन्होंने 1651 ईस्वी में अपनी पुस्तक लेवियाथन में सामाजिक अनुबंध अवधारणा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को प्रस्तुत किया था। हॉब्स का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी और प्रतिस्पर्धी होता है। वह केवल अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा के लिए काम करता है। हॉब्स के अनुसार यदि सरकार या राज्य का नियंत्रण न हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और हम सभी एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और यह समाज सभी के लिए सभी के विरुद्ध युद्ध की आदिम अवस्था में पहुंच जाएगा। हॉब्स की मृत्यु के लगभग 30 वर्षों बाद फ्रांस में एक और दार्शनिक पैदा होते हैं, जीन जैक्स रूसो। रूसो का मानना था कि मनुष्य जन्म से नैसर्गिक रूप से अच्छा होता है, लेकिन समाज और सभ्यता उसे भ्रष्ट बना देते हैं। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन जीता है, न कि एक दूसरे का गला काटता फिरता है। आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा सही है, रूसो या हॉब्स? अगर आप चाहें तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपनी पुस्तक ह्यूमन काइंड में लेखक रुथखेर ब्रेखमान ने एक तरीके से इन दो महान दार्शनिकों का द्वंद्व करवा दिया है, और अब इस द्वंद्व में कौन जीतता है इसके लिए इस पूरी पुस्तक को समझना जरूरी है। इस पुस्तक में 5 भाग और 18 चैप्टर हैं। हम लोग क्रमशः इसकी चैप्टर वाइज समरी समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप इस पुस्तक की शॉर्ट समरी मान सकते हैं अथवा आगे आने वाले एक बड़े वीडियो के लिए इंट्रोडक्शन भी मान सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपने युवाल नोआ हरारी की पुस्तक सैपियंस पढ़ी है? सैपियंस में युवाल नोआ हरारी यह समझाते हैं कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह कैसे बनी। हरारी जी इस बात की पड़ताल करते हैं कि क्यों बहुत सी ह्यूमन प्रजातियों में केवल होमो सैपियंस ही सफल हो पाए, और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम अपने चचेरे ह्यूमन प्रजातियों में जैसे निएंडरथल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि से अधिक चतुर और अधिक स्वार्थी थे, और इसलिए हम बच गए और हमने संपूर्ण पृथ्वी पर कब्जा कर लिया और अपने चचेरे भाइयों अर्थात दूसरी मानव प्रजातियों का सफाया कर दिया। रुथखेर ब्रेखमान की ह्यूमन काइंड एक ऐसी पुस्तक है जो मानवीय स्वभाव की इस आम धारणा को चुनौती देती है। पारंपरिक सोच कहती है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, हिंसक और लालची होता है, लेकिन लेखक का मानना है कि इंसान स्वाभाविक रूप से सहयोगी, दयालु और सहानुभूति रखने वाला होता है। और लेखक ने अपने इस दृष्टिकोण को अपनी पुस्तक में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध करके दिखाया है। अपनी बात की शुरुआत रुथखेर ब्रेखमान नीदरलैंड यूनिवर्सिटी के सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर टॉम पोस्टमेस एक प्रयोग के द्वारा करते हैं। इस प्रयोग में प्रोफेसर ने अपने छात्रों से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए कि एक विमान दुर्घटना में विमान में आग लग जाती है और विमान जमीन पर क्रैश हो जाता है और उसमें बाहर निकलने के लिए अफरा तफरी मच जाती है। तो अब इसके जवाब में प्रोफेसर ने 2 स्थितियां दी। ग्रह ए पर जब यह स्थिति उत्पन्न हुई तो लोगों ने एक दूसरे की मदद की। लोग नितांत अजनबियों के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे और जिन्हें ज्यादा आवश्यकता थी उन्हें पहले रास्ता दिया जा रहा था, और इस तरीके से सफलतापूर्वक बचाव कार्य पूरा किया गया। वहीं एक दूसरे ग्रह बी पर जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अपनी जान की परवाह पहले की और बाहर निकलने के लिए भगदड़ मच गई।
और इस भगदड़ में बूढ़े, बच्चे और महिलाएं लोगों के पैरों के नीचे कुचल दिए गए। अब प्रोफेसर ने अपने छात्रों से प्रश्न किया, आपको क्या लगता है, आप किस ग्रह पर रहते हैं? ग्रह ए पर, जहां पर लोगों ने एक दूसरे की मदद की, अथवा ग्रह बी पर, जहां पर लोगों ने सिर्फ अपनी परवाह की? इससे पहले कि हम लोग इस प्रयोग के निष्कर्ष पर आएं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना उत्तर सोच लें, और यदि असुविधा ना हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। प्रयोग का निष्कर्ष बताने से पहले मैं अपना उत्तर बताऊंगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना उत्तर सोचिए। मुझे लगता है कि हम लोग अलग अलग संदर्भों में दोनों ही ग्रहों पर रहते हैं, क्योंकि भारत में हुई हाल की घटनाओं में और भगदड़ों में लोगों ने अपनी जान की परवाह पहले की, जैसे कि अभी हाल ही में प्रयागराज में कुंभ की भगदड़, अथवा कुछ महीने पहले हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुई भगदड़, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं हम लोगों ने अभी कोरोना का समय भी देखा ही है, जिसमें लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर अजनबियों की भी जान बचाई है, और ऐसे ही कई सकारात्मक उदाहरण हमें ढूंढने पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्रोफेसर पोस्टमेस के प्रयोग के निष्कर्ष की। प्रोफेसर पोस्टमेस कहते हैं कि मेरा अनुमान है कि 97% लोग सोचेंगे कि हम ग्रह बी पर रहते हैं, अर्थात हम दूसरों की परवाह नहीं करते, जबकि सच्चाई यह है कि हम लगभग हर स्थिति में ग्रह ए पर ही रहते हैं। यहाँ तक कि इतिहास की सबसे ज्यादा प्रभावशाली तबाहियां ग्रह ए पर ही घटित हुई हैं। टाइटैनिक की डूबने की घटना को लें, अगर आपने यह फिल्म देखी होगी तो आपको शायद लगा होगा कि हर आदमी दहशत के मारे अंधा हो उठा था। तथ्य यह है कि जहाज के खाली होने की कार्रवाई खासे व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने याद किया था कि दहशत या हड़कंप का कोई संकेत नहीं था, ना कोई चीख पुकार मची थी, और ना ही किसी तरह की अफरा तफरी थी। यह एक अटूट मिथक है कि मनुष्य अपने स्वभाव से स्वार्थी और आक्रामक होता है और तुरंत ही दहशत की गिरफ्त में आ जाता है। इसे ही हालैंड के जीव विज्ञानी फ्रेंस डे वॉल ने मुलम्मे का सिद्धांत कहा है। मुलम्मे के सिद्धांत का मतलब किसी खतरनाक चीज के ऊपर अच्छाई की हल्की सी परत चढ़ा देना। यह सिद्धांत मानता है कि सभ्यता मुलम्मे की एक ऐसी पतली परत है जो मामूली से उकसावे से दरक जाएगी। दरअसल सच्चाई इसके विपरीत है। जब भी संकट आता है, जब बम गिरते हैं या बाढ़ आती है, तभी हम मनुष्य अपने श्रेष्ठतम रूप में प्रकट होते हैं। तो फिर क्या कारण है कि इस तरीके की घटनाओं में कोई भी अच्छी तस्वीर हमारे सामने नहीं आ पाती, या फिर ज्यादातर तस्वीरें जो आती हैं वो विभत्स या परेशान करने वाली ही होती हैं? रुथकेर ब्रेकमान इसके लिए मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज चैनलों को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है, मीडिया हमारे दिमाग में जो तस्वीर तैयार करता है वह निरंतर उन घटनाओं के विपरीत होती है जो आपदा की घड़ियों में घटित होती है। वास्तव में ऐसी ही खबरों से मीडिया की टीआरपी बढ़ती है और उनकी कमाई होती है। जैसे आजकल भारत में मेरठ में हुए ड्रम कांड की खासी चर्चा है, और वह न्यूज काफी वायरल हो रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे हमारे समाज के सारे ही पुरुष खतरे में आ गए हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए लेखक रुथकेर ब्रेकमान 2005 में अमेरिका में आई कटरीना नामक तूफान का उदाहरण लेते हैं और उसकी रिपोर्टिंग की चर्चा करते हैं। कटरीना नामक तूफान ने न्यू ऑरलियंस को तहस नहस कर दिया था। तूफान के बाद इलाके के 80% मकान बाढ़ के पानी में बह गए। कम से कम 1836 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा थी। उस पूरे सप्ताह अखबार समूचे न्यू ऑरलियंस में बलात्कारों और गोली कांडों के वृत्तांत से भरे रहे। अखबारों में आवारागर्द गिरोहों, लूटपाट तथा बचाव कार्य में लगे हेलीकॉप्टरों पर किसी व्यक्ति द्वारा बंदूक का निशाना साधे जाने की भयावह रिपोर्टें थीं। तूफान से बचने के लिए शहर के सबसे बड़े शरण स्थल सुपरडोम के भीतर, जहां बिजली और पानी का कोई इंतजाम नहीं था, लगभग 25,000 लोग ठूसे थे। पत्रकारों ने खबर दी कि 2 शिशुओं के गले काट दिए गए थे और एक 7 साल की बच्ची का बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुखिया का कहना था कि शहर अराजकता की ओर फिसल रहा था, और ऐसी ही आशंका लुसियाना के गवर्नर ने भी जताई थी। उन्होंने कहा था, सबसे ज्यादा खींच मुझे इस बात की होती है कि इस किस्म की विपत्तियों में लोगों के निकृष्टतम रूप सामने आते हैं। अखबारों ने चारों तरफ यह निष्कर्ष फैला दिया कि सभ्य जीवन की बुनियादी तत्वों, भोजन, आवास, पीने का पानी
और निजी सुरक्षा को हटा लें तो हम कुछ ही घंटों के भीतर हबसियाई अवस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात सबके विरुद्ध सबकी लड़ाई। थोड़े से लोग फरिश्ते बन जाते हैं और ज्यादातर लोग फिर से वानर बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि न्यू ऑरलियांस में हुई वास्तविक घटनाओं का खुलासा कई महीनों बाद शोधकर्ताओं ने किया। सुपरडोम में 6 लोगों की मृत्यु हुई थी, 4 की कुदरती वजहों से, 1 की ज्यादा मात्रा में ड्रग लेने की वजह से और 1 की आत्महत्या की वजह से। पुलिस के मुखिया को यह स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा था कि बलात्कार या हत्या के अधिकृत तौर पर कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। हाँ, लूटपाट हुई थी, लेकिन वह ज्यादातर उन लोगों के द्वारा की गई थी जो जीवित बचे रहने की खातिर और कुछ मामलों में पुलिस के साथ मिलकर एकजुट हो गए थे। डेलावेयर यूनिवर्सिटी के आपदा अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि जो क्रियाकलाप सामने आए थे उनका सर्वाधिक प्रभावशाली अंश अपनी प्रकृति में सकारात्मक और सहयोगपूर्ण था। लोगों को उफनती हुई बाढ़ से बचाने के लिए नावों का एक पूरा बेड़ा सुदूर टेक्सास से आया था। सैकड़ों नागरिकों ने लोगों की मदद की थी। 11 दोस्तों के समूह जो जगह जगह जाकर भोजन, कपड़ों और दवाओं की व्यवस्था करते थे और उसे जरूरतमंदों में बांट देते थे। संक्षेप में यह कि कटरीना की वजह से न्यू ऑरलियांस को स्वार्थ और अराजकता ने नहीं, बल्कि शहर को साहस और परोपकार ने डुबो लिया था। अनुसंधान हमें बताते हैं कि इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं में संपूर्ण अशांति की स्थिति कभी भी पैदा नहीं होती। आगे लेखक रुथकेर ब्रेकमैन एक मशहूर कहानी सुनाते हैं। एक बूढ़ा आदमी अपने पोते से कहता है, मेरे भीतर एक लड़ाई जारी है। यह 2 भेड़ियों की भयानक लड़ाई है। इसमें एक बुरा भेड़िया है, गुस्सैल, लालची, ईर्ष्यालु, घमंडी और कायर। दूसरा अच्छा भेड़िया है, शांत, स्नेहिल, विनम्र, उदार, ईमानदार और भरोसेमंद। ये 2 भेड़ियों की लड़ाई तुम्हारे अंदर भी जारी है और हम सबके अंदर जारी है। वैसे हमने ये कहानी कुत्तों के बारे में सुनी थी। पल भर बाद लड़का पूछता है, जीत किस भेड़िए की होगी? बूढ़ा मुस्कुराता है और कहता है, जिसे तुम भोजन देते हो। वास्तव में हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते रहते हैं। अगर हमें यकीन हो जाता है कि ज्यादातर लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं, तो हम एक दूसरे से इसी तरह का व्यवहार करने लगेंगे और इस तरह हम हर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे विचार बहुत कम हैं जिनमें दुनिया को शक्ल देने की वैसी ताकत है जैसी दूसरों के बारे में हमारे दृष्टिकोण में होती है, क्योंकि अंततः आपको वही हासिल होता है जिसे हासिल करने की आपने उम्मीद की होती है। अगर हम अपने समय की सबसे बड़ी चुनौतियों, जलवायु के संकट से लेकर एक दूसरे के प्रति हमारे उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे अविश्वास तक से निपटना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हमें मनुष्य के स्वभाव के बारे में अपने दृष्टिकोण को बदलने के साथ करना चाहिए। इस डिजिटल युग में हमें जो खबरें दी जा रही हैं, वे उत्तरोत्तर अपने चरम पर ही पहुंच रही हैं। पुराने जमाने में पत्रकार अपने पाठक को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, वे जन समुदाय के लिए लिखते थे। लेकिन आज फेसबुक, ट्विटर और गूगल के पीछे सक्रिय लोग जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वे जानते हैं कि आपको किस बात से झटका लगता है और किस चीज से दहशत होती है। वे जानते हैं कि वह क्या चीज है जो आपको क्लिक करने पर मजबूर कर देती है। वे जानते हैं कि किस तरह आपके ध्यान को अपनी ओर खींचना है। वे आप तक व्यक्तिगत विज्ञापनों की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली खुराक पहुंचा सकते हैं। स्विट्जरलैंड के एक उपन्यासकार ने लिखा है कि खबर दिमाग पर वही असर करती है जो शक्कर शरीर पर करता है। आगे लेखक रुथकेर ब्रेकमैन संपूर्ण पश्चिमी चिंतन पर इस बात के लिए अफसोस जाहिर करते हैं कि वह मानव समाज की नकारात्मक छवि पेश करता है। लेखक का मानना है कि मानव प्रकृति से संबंधित धारणाओं के मामले में पश्चिमी चिंतन में व्याप्त निरंतरता चौंकाने वाली है। राजनीति शास्त्र के संस्थापक निकोलो मैकियावेली ने निष्कर्ष निकाला था कि मनुष्य मात्र के विषय में यह कहा जा सकता है कि वे एहसान फरामोश, ढुलमुल और पाखंडी होते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र के संस्थापक जॉन एडम्स इस बात से सहमत थे कि अगर मनुष्यों का वश चलता तो सारे के सारे मनुष्य आताताई होते। आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक सिगमंड फ्रॉयड ने प्रतिपादित किया था कि हम हत्यारों की पीढ़ी की एक अंतहीन श्रृंखला के वंशज हैं। इस पुस्तक का इरादा इस स्थिति में बदलाव लाने का है, क्योंकि आज जो कुछ असंगत, अव्यवहारिक और असंभव लगता है वह कल अवश्यंभावी साबित हो सकता है। आप लोग रुथकेर ब्रेकमैन के इस दृष्टिकोण के विषय में क्या सोचते हैं, मुझे अवश्य बताइएगा। जब मैं ह्यूमन काइंड जैसी पुस्तकें पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे विचार जगत में एक दिशा से संचालित लहरों को दूसरी दिशा से आती लहरों ने टक्कर मार दी हो और सब कुछ उथल पुथल हो गया हो। लेकिन यदि आप
दूर क्षितिज पर उगता सूरज स्पष्ट देखना चाहते हैं तो आपको अपनी आंखों पर जमी धूल को लगातार साफ करते रहना होगा। और रुथकेर ब्रेकमान जैसे लेखक इसमें हमारी मदद करते हैं। मैं जल्दी ही इस पुस्तक की कंप्लीट समरी बनाऊंगा। इस पुस्तक की कंप्लीट समरी खासा श्रम साध्य और समय की मांग करेगी, लेकिन फिर भी इसे यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आपके कमेंट, विचार और सुझाव हमारे लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का कार्य करेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। हम जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।